जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के एक और सेक्शन वाइज टेस्ट में आपका स्वागत है। आज अब हम लोग छठे लेक्चर पे पहुंच गए हैं। तो आज अपने 150 क्वेश्चन का टेस्ट पूरा हो जाएगा। 150 का और कराऊंगा आपको, 300 क्वेश्चन का टेस्ट मैं इस पर कराऊंगा। 500 MCQ ऑलरेडी डाल चुका हूं मैं। ऐसे ही साइंस के PYQ मैं चला रहा हूँ, आप उसको फॉलो करिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे हमारे आप 3000 रुपये का जो हमारा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट सिलेक्शन मटेरियल है वो आपके रिवीजन के लिए लाया गया है। सिर्फ अगर आप उसको रिवीजन के लिए लेना चाहते हैं, मात्र 844 पेज का होगा, जिसमें GS करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, आराम से आप उसको कवर करके कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल टाइम उसको रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों, 8 घंटे भी पढ़ेंगे तो भी आराम से कर सकते हैं। और ये उसके लिए जो रिवीजन करना चाहता है, जो बहुत सालों से पढ़ा नहीं है, उसके लिए तो मुश्किल होगी, है ना। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, कौन सा विकल्प सही है इसमें से? विश्व की मौसमी दशाओं के लिए जलवाष्प, धूल के कण तथा ओजोन गैस अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लेग्यूमिनस पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजनी पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक प्रकार की भारी गैस है जो सौर विकिरण के लिए पारगम्य है किंतु पार्थिव विकिरण के लिए अपारगम्य है। और चौथा कह रहा, ओजोन गैस की मात्रा वायुमंडल में बहुत कम है। इंग्लिश में कह रहा, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, ओजोन गैस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस। Leguminous plants supply atmospheric nitrogenous nutrients. Carbon dioxide gas is a type of heavy gas which is permeable to solar radiation but impermeable to terrestrial radiation. The amount of ozone gas in the atmosphere is very less. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? चारों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे दोस्तों। इन टेस्टों का यही फ़ायदा है, सब स्टेटमेंट में दिए हुए हैं। आपका पूरा चैप्टर, पूरा सब्जेक्ट ही रिवाइज हो जाएगा 300 क्वेश्चन से, है ना। इसलिए इस बेसिक स्ट्रेटजी से, इस एडवांस स्ट्रेटजी से इस टेस्ट सीरीज़ को बनाया गया है ना। 360 डिग्री व्यू लेके बनाया गया कि कोई भी पेपर हो, कैसा भी पेपर एग्जामिनर बना ले, आराम से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे टूल्स हम आपको देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे पहुंचते हैं। 27 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। ठीक है। सनराइज अबाउट 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश इन ईस्ट देन इन गुजरात वेस्ट। अब ये तो आपको हिंदी तो पता ही होगी, इसको इंग्लिश में क्या ही पढ़ना, इतना आसान है। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तो सही है। अब स्मॉलेस्ट स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ एरिया, ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहाँ सिक्किम नहीं आना चाहिए था, यहाँ गोवा आना चाहिए था। ठीक है, यानी 1 2 3 4 सही हो जाएगा दोस्तों। ये कह रहे हैं, निम्न में से कौन सी नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है जिन्हें सुंदरबन डेल्टा कहते हैं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर कर लीजिए। देखिए, यहाँ सिंधु है, यहाँ गंगा लिखा है, तो यहाँ सिंधु कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ नर्मदा है ना, यहाँ इंदस लिखा, यहाँ नर्मदा कर लीजिए। तो ये ऑप्शन में खैर थोड़ी गड़बड़ी हो गई, तो इसलिए मैं ये ऑप्शंस को हटा दे रहा हूँ। इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। कौन सी नदियाँ जो सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये थोड़ा सा एरर हो गया है इसमें, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 में कह रहा है, कौन सा विकल्प सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ये आपको पहचानना होगा। यहाँ पे एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया की कुल क्षेत्रफल, एशिया पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला है। कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है और एशिया के पश्चिम यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज एशिया महाद्वीप के उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। और एशिया महाद्वीप से होकर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजॉन बहती है। ठीक है। एशिया इज लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। एशिया कवर 1/3 ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ अर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूराल माउंटेन। और द एंडीज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एक्सटेंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर अमेजॉन फ्लो थ्रू द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। ठीक है, चलिए अब इसको बताइए कौन सा सही होगा।
तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तो सही है। अब एंडीज़ आपको पता है दोस्तों, जो दुनिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन एक्सटेंड करता है नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, तो ये गलत है। आपको पता है ना एंडीज़ कहाँ पे, साउथ अमेरिका में है ना, तो ये गलत हो गया। और वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट रिवर्स है अमेजॉन, ये एशिया में नहीं, ये भी साउथ अमेरिका में, तो इसलिए ये गलत हो गए। ठीक है, सिर्फ 1, 2, 3, 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 30 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा विकल्प सही है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। हिंद महासागर आकार में लगभग त्रिभुजाकार है। हिंद महासागर के उत्तर में एशिया महाद्वीप स्थित है, और हिंद महासागर के पूर्व में अफ्रीका महाद्वीप स्थित है, और हिंद महासागर के पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। इंग्लिश में देखिए, अगर इंडियन ओशियन अप्रॉक्सीमेटली ट्रायंगुलर इन शेप, कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ इंडियन ओशियन, कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ इंडियन ओशियन, और कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया सिचुएटेड टू द वेस्ट ऑफ इंडियन ओशियन। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, सिंपल है। इंडियन ओशियन ट्रायंगुलर शेप का है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हिंद महासागर कैसा है, त्रिभुजाकार है। कैसा है, त्रिभुजाकार है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा भाई। हिंद महासागर के उत्तर में एशिया है, ये भी बिल्कुल ठीक है भाई। और हिंद महासागर के पूर्व में यानी ईस्ट में अफ्रीका, तो ये तो गलत भाई, वो तो वेस्ट में है ना। और हिंद महासागर के पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया, नहीं, ईस्ट में यानी पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, तो ये तो 2 गलत हो गए, पहला दूसरा ठीक हो जाएगा। सिंपल सवाल था ये। 31 नंबर देख लेते हैं कौन सा सही है, ध्यान से पढ़िएगा। आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। दूसरा कह रहा है अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है, और यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागर है। इंग्लिश में देखें, अगर आर्कटिक ओशियन इज कनेक्टेड विद पैसिफिक ओशियन बाय बेरिंग स्ट्रेट, coast line of Atlantic Ocean is highly intended. This irregular intended coastline provide ideal location for natural harbor and ports. Atlantic Ocean is the busiest ocean from the point of view of commerce. ठीक है, तो कौन सा सही होगा यहाँ पे, बिल्कुल तीनों सही हो जाएंगे यहाँ पे, स्टेटमेंट तीनों ही बिल्कुल ठीक है। 32 देखते हैं, 32 में भी पूछ रहा है आपसे कौन सा सही है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। नंबर 1, वायुमंडल मुख्य रूप से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। और किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर। The atmosphere is composed mainly of nitrogen, oxygen, which is about 99% of clean dry air. Although there is a very small amount of carbon dioxide in the atmosphere, it absorbs heat released by the earth, which keeps the earth warm. The climate of a place is affected by its location, altitude, distance from the sea and relief. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, चारों बिल्कुल सही हो जाएंगे, कोई भी यहाँ गलत नहीं होगा। ठीक है, चारों सही हैं। 33 देख लेते हैं क्या कह रहा है। 33 में कह रहा है कौन सा विकल्प सही है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये आपको बताना है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। वायुमंडल का घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है, और सामान्यतः 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढलान वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, वायुमंडल का घनत्व तेजी के साथ घटता जाता है। हिमालय पर्वत, अल्प पर्वत, वलित पर्वत हैं, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंकाकार है। इंग्लिश में देखें, अगर the density of atmosphere vary with altitude. The density of atmosphere highest at sea level. Generally, a hill with height of more than 600 meter and a steep slope is called mountain. As we move upward, the density of atmosphere decreases. है ना, जैसे जैसे ऊपर चलते हैं density decrease होती है, कह रहे। और the Himalayan mountains and the Alps mountain are young fold mountain with rugged relief and high conical peaks. कौन सा सही होगा, पांचों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई गलत नहीं है। और देखिए शानदार आपका रिवीजन हो गया इतनी सारी स्टेटमेंट से। ठीक है, ये फ़ायदा होता है टेस्ट को करने का। चलिए 34 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कौन सा विकल्प सही है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। भारत में छोटा नागपुर पठार में लोहा, कोयला तथा मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। इंग्लिश में देखते हैं, इन इंडिया हुंडरू फॉल इज लोकेटेड इन द सुवर्ण रेखा रिवर इन छोटा नागपुर प्लेटू। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व ऑफ आयरन, कोल, मैंगनीज आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेटू। ब्लैक सॉइल इज अबंडेंट इन द लावा प्लेटू। इट इज फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टिवेशन।
और द अफ्रीकन प्लेट्यू इज़ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। ठीक है, कौन सा सही होगा? चारों स्टेटमेंट इसके भी बिल्कुल सही हैं, कोई भी इसमें गलत नहीं है। ठीक है, चलिए 35 देखते हैं कौन सा गलत है, ये बताना है, विच इज़ इनकरेक्ट। मैदान सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 100 मीटर से अधिक ऊंचाई नहीं होते हैं। प्लेन्स आर जनरली नॉट हायर देन 100 मीटर अबव द मीन सी लेवल। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। प्रशांत महासागर में स्थित मोनोकी पर्वत सागर की सतह के नीचे स्थित है और क्रोड मुख्य रूप से निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे नीफे कहा जाता है। द गैंजेटिक प्लेन इन इंडिया आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। द मोनाकी माउंटेन लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन इज एन अंडर सी माउंटेन। कोर इज मेनली मेड ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड नाइफे। ठीक है, कौन सा यहाँ पे गलत है? पहला गलत हो जाएगा क्योंकि जो प्लेन्स हैं वो 200 मीटर अबव मीन सी लेवल होते हैं। कितने? 200 मीटर। ठीक है, ना कि 100 मीटर, तो ये गलत हो जाएगा बस। 36 देख लेते हैं। 36 में बताना है कौन सा विकल्प गलत होगा, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी होती है, इसलिए इसे सियाल कहते हैं। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है, इसलिए सीमा कहते हैं। क्रस्ट के ठीक नीचे मेंटल नामक परत 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक फैली होती है और पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है और 89% यानी 89% जो है मेंटल और 10% हिस्सा क्रोड है। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूट कॉन्टिनेंट मास ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना इज कॉल्ड Cl. Oceanic crust mainly consists of silica and magnesium called Sima. Just beneath the crust, a layer called mantle extends up to 2900 km. The crust form only 1% of volume of the earth and 89% consist of mantle and 10% make core. तो कौन सा गलत है भाई? तो बहुत ही आसान हो गया यहाँ पे देखिए जो गलत है लास्ट वाला है, क्योंकि ठीक है 89% मेंटल होता है पहली चीज़, 1% क्रस्ट होता है और 15% क्या होता है आपका? कोर होता है। कितना? 15% कोर होता है। ठीक है, 89 कह रहा हूँ, यहाँ तो फिर 84 होना चाहिए ना। 84% मेंटल होता है, 84 85 और 1500। ठीक है, तो मेंटल हो गया आपका कितना? 84%। कोर हो गया आपका कितना? 15%। क्रस्ट हो गया कितना? 1%। ये पूछ सकता है आपसे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट से। 37 में आपसे कह रहा है कौन सा सही है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक वर्ष के अधिकतम और न्यूनतम ताप के अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में तापमान पूरे वर्ष एक समान रहता है, जिसके कारण वार्षिक तापमान बहुत कम होता है। समुद्री क्षेत्रों में वर्ष भर एक समान तापमान रहने के कारण तापमान भिन्नता कम रहती है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि की प्रचुरता के कारण वार्षिक तापमान अधिक होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में पानी की प्रचुरता के कारण वार्षिक तापमान कम होता है। इंग्लिश में देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ ईयर इज कॉल्ड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। In the equatorial region, the temperature remains the same throughout the year, due to which annual range of temperature is very less. Due to the uniform temperature throughout the year in maritime areas, temperature variation remains less. In the northern hemisphere, due to the abundance of land, annual range temperature is greater, while in southern hemisphere, due to abundance of water, annual range temperature is less. कौन सा सही है? बिल्कुल आपने सही कहा, चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, चारों सही हैं। चलिए 38 देख लेते हैं कौन सा इसमें गलत है, विच इज इनकरेक्ट। सूर्य ताप और स्थलीय विकिरण के बीच संतुलन के कारण पृथ्वी पर औसत तापमान एक समान रहता है। इस संतुलन को पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहा जाता है। ऊष्मा बजट की अवधारणा के अनुसार पृथ्वी का औसत तापमान स्थिर रहता है। पृथ्वी पर सौर विकिरण के माध्यम से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा और पार्थिव विकिरण के माध्यम से नष्ट होने वाली ऊष्मा की मात्रा हर स्थान पर समान नहीं होती है। इंग्लिश में देखेंगे, ड्यू टू द बैलेंस बिटवीन इंसोलेशन एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन द एवरेज टेम्परेचर ऑन अर्थ रिमेन द सेम। दिस बैलेंस इज कॉल्ड हीट बजट ऑफ द अर्थ। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट बजट, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ रिमेन कॉन्स्टेंट। ऑन अर्थ द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड थ्रू द सोलर रेडिएशन एंड द अमाउंट ऑफ हीट लॉस थ्रू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आर नॉट एट सेम एवरी प्लेस। ठीक है, कौन सा गलत है यहाँ पे? तो यहाँ पे भी आपका कोई भी गलत नहीं होगा, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 39 देख लेते हैं। 39 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे गलत बताना है आपको। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपट्टी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। आग्नेय शैल एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है
और अटलांटिक महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित है दोस्तों, ठीक है। इंग्लिश में भी देख ले, व्हेन द मॉल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस इट रैपिडली कूल डाउन एंड बिकम सॉलिड रॉक फॉर्म्ड इन विच अवे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक. Igneous rock and sedimentary rock can transform into metamorphic rock due to great heat and pressure. The circle that divides the day from night on the globe is called circle of illumination. Or the Tonga Island, located in Atlantic Ocean, and Mauritius Island, located in Indian Ocean, are situated on same latitude. तो यहाँ पे गलत जो है सिर्फ ये वाला है, क्योंकि टोंगा आइलैंड जो है अटलांटिक में नहीं है, पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर में, ठीक है, प्रशांत महासागर में. तो यहाँ पे ये गलत. देखिए दोस्तों, मैं इसको टेस्ट करा रहा हूँ, इसलिए इसको डीप में एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी अगर आप कहेंगे तो मेंस का कॉन्सेप्ट है, मैं अलग से उसमें पढ़ा दूंगा. प्रीलिम्स में जो ये पूछे जाते हैं वो आपको ये टेस्ट ही लगाने हैं और आपको पढ़ना है, क्योंकि अब समझाने का टाइम नहीं है, पेपर आ गया आपके बहुत करीब, ठीक है. इस सब के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं. निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना, चूज द करेक्ट ऑप्शन. भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक या में उत्तर माना गया है. इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है, ठीक. गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है. भारत का समय ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है. वे स्थान जो ग्रीनविच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होता है. इंग्लिश में देखते हैं. इन इंडिया लॉन्जिट्यूड 82.5 डिग्री ईस्ट इज कंसीडर्ड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन. इट इज नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. देयर इज अ डिफरेंस अबाउट 1 hour 45 minutes इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन असम. इंडिया टाइम इज 5 hour 30 minutes अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम. प्लेस दैट आर वेस्ट ऑफ ग्रीनविच हैव देयर टाइम अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, ठीक है. तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? 1 2 3 तो सही है. चौथे में गलती ये हो जाती है क्योंकि प्लेस जो है ग्रीनविच के वेस्ट का वो पीछे है, टाइम आगे नहीं, बिहाइंड है ना. जैसे मान लो वे स्थान जो ग्रीनविच के पश्चिम में, ये ग्रीनविच मीन टाइम है जो लंदन से पास होता है, लंदन ऑब्जर्वेटरी. अब ये इसका वेस्ट हो गया, ये इसका ईस्ट हो गया. जैसे जैसे हम ईस्ट जाते हैं तो हर 15 डिग्री में 1 घंटा बढ़ जाता है, और जैसे जैसे वेस्ट जाते हैं हर 15 डिग्री में 1 घंटा कम हो जाता है. ये आपने पढ़ा होगा टाइम जोन में. तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है. 1 2 3 सही हो जाएगा. चलिए 41 देखते हैं कौन सा सही है. भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है. भारतीय उपमहाद्वीप उत्तर में हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है. भारतीय उपमहाद्वीप उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश तथा सुलेमान श्रेणियों से घिरा हुआ है. और भारतीय उपमहाद्वीप उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियों से घिरा हुआ है. इंग्लिश में देखें अगर, इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज बाउंडेड बाय हिमालयन माउंटेन इन द नॉर्थ. इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज बाउंडेड बाय हिंदू कुश एंड सुलेमान रेंजेस इन द नॉर्थ वेस्ट. इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज बाउंडेड बाय द पूर्वांचल हिल इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है. तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? देखिए कितना आसान है, चारों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे अब, है ना. इंडियन ज्योग्राफी का प्रश्न है. 42 देखते हैं. नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही गलत है? असर्शन रीजन का सवाल. महानदी और गोदावरी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा बनाती हैं. पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा बनाती हैं. महानदी एंड गोदावरी रिवर फॉर्म डेल्टा बिफोर ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल. मोस्ट ऑफ द ईस्ट फ्लोइंग रिवर फॉर्म डेल्टा बिफोर ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल, ठीक है. तो ये बिल्कुल सही है दोनों, और ये इसका कारण भी है कि जितना पूर्व में नदियाँ बहती हैं वही डेल्टा बनाती हैं, क्योंकि यहाँ के माउंटेन्स जो हैं वो आराम से उनको इरोड कर देती हैं ये लोग, है ना. पर वेस्ट के जो वेस्टर्न घाट है इनको नहीं कर पाती. तो सही है, ये पहला सही हो जाएगा इसका. 43 कह रहा है कौन सा गलत है? विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं. और कश्मीर हिमालय करेवा के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, जो केसर की एक स्थानीय किस्म जाफरान की खेती के लिए उपयोगी होता है. श्रीलंका एंड मालदीव आर 2 island countries located in the Indian Ocean. These are neighboring countries of India. The Kashmir Himalayas are famous for formation of karevas which are useful for the cultivation of saffron, a local variety of saffron. कौन सा गलत है? कोई भी गलत नहीं है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है इसके. तो इसका डी हो जाएगा, ठीक है. 44 में आपसे सही पूछ रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये बताना है आपको. हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच एक जल विभाजक बनाते हैं. नागालैंड में बहने वाली ज़्यादातर नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं. और उत्तरी भारत के जो मैदान हैं उनको उत्तर से दक्षिण तक 3 प्रमुख क्षेत्रों भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान में विभाजित किया जा सकता है. तराई को आगे खादर और भांगर में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है. द स्टेट ऑफ हरियाणा, दिल्ली फॉर्म अ वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा. मोस्ट ऑफ द रिवर दैट फ्लो इनटू नागालैंड आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र. The northern plains of India can be divided into 3 major zones from north to south: Bhabar, Tarai and alluvial plains.
द तराई कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू खादर एंड भांगर। ठीक है, सही कौन सा है यहाँ पे? तो 24 मतलब 44 में देखिए चारों ही रीज़न बिल्कुल इसके सही हो जाएंगे। नहीं, चारों क्यों सही होंगे? चौथा गलत होना चाहिए। हाँ, चौथा गलत होगा दोस्तों, इसको काट दीजिए, चौथा गलत है क्योंकि तराई को नहीं कर सकते ना, तो भाबर भांगर खांदर ये तो है ही है। जो अलूवियल होता है, अलूवियल इंग्लिश में बोले तो अलूवियल प्लेन को और भी डिवाइड कर सकते हो खादर और भांगर में ना भाई। भाबर है, तराई है, फिर अलूवियल है, और तराई भी अलूवियल और खादर भांगर में हो जाता है। ठीक है, तो यानी 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। यहाँ तराई की जगह क्या होना चाहिए था? अलूवियल होना चाहिए, या हिंदी में जलोढ़ होना चाहिए। ठीक है, जलोढ़ मैदान। 45 देख लेते हैं क्या कह रहा है, कौन सा विकल्प सही है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। जोजिला दर्रा बरहत हिमालय में स्थित है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल में स्थित है। फोटूला दर्रा लद्दाख में स्थित है, और खारदुंगला दर्रा जास्कार में स्थित है। ठीक है, जोजिला पास लोकेटेड इन ग्रेट हिमालय, बनिहाल पास लोकेटेड इन पीर पंजाल, फोटूला पास लोकेटेड इन लद्दाख, खारदुंगला लोकेटेड इन जास्कार। कौन सा सही है? चारों ही बिल्कुल सही है, कोई भी इसमें गलत नहीं होगा। ठीक है, 46 देख लेते हैं क्या कह रहा है, कौन सा विकल्प सही है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति कायाल है, जिसका उपयोग मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए किया जाता है। हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वल्लमकल्ली केरल के पुन्नामादा कयाल में आयोजित की जाती है। प्रायद्वीपी पठार उत्तर पश्चिम में दिल्ली रिज तथा पूर्व में इलायची पहाड़ियों तक फैला हुआ है। द स्पेशल टोपोग्राफी ऑफ मालाबार कोस्ट कयाल्स विच इज़ यूज्ड फॉर फिशिंग एंड इनलैंड नेविगेशन। Every year, the famous Nehru Trophy Vallamkilli is held in Punnamada Kayal in Kerala. The peninsular plateau extends up to Delhi Ridge in the northwest and up to the Cardamom Hills in the east. कौन सा सही होगा यहाँ पे आपको बताना है। देखिए पहला दूसरा तो सही है, तीसरे में क्या गलती है? यहाँ पे देखिए ठीक है, उत्तर पश्चिम में दिल्ली रिज मतलब अरावली रेंज की बात कर रहा है, ठीक है, पर पूर्व में इलायची पहाड़ी नहीं, पूर्व में आपके कौन सी है? कार्डेमोम हिल्स, सॉरी जो राजमहल हिल्स हैं, यहाँ पूर्व में राजमहल पहाड़ी हैं। ठीक है, कौन सी? राजमहल हिल्स, क्योंकि कार्डेमोम हिल्स तो ये आपको पता होगा साउथ में है ना भाई, दक्षिण में होंगी कार्डेमोम हिल्स। इलायची पहाड़ियाँ कहाँ हैं? दक्षिण में, ना कि नॉर्थ वेस्ट में, ना कि ईस्ट में आएंगे, माफ़ कीजिएगा भाई। ऐसे आप देखेंगे अगर जो पेनिनसुलर प्लेट्यू एक्सटेंड करता है दिल्ली रिज तक, यहाँ तक, और आपका ईस्ट में कहाँ? राजमहल हिल्स तक। ठीक है, क्योंकि फिर साउथ में आ जाएगा कार्डेमोम हिल्स, यानी पहला दूसरा सही है बस यहाँ पे। 47 देखते हैं, 47 में आपको मैचिंग करनी है। माउंट थुल्यूर, माउंट कोयोब, माउंट डिवालो, माउंट सैडल पीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने ऊपर वाले टेस्ट में भी आपको कराया था इससे पहले, अगर आपको याद होगा, कि जो माउंट थिल्यूर है, थुल्यूर, ये कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार में है। ठीक है, माउंट थिल्यूर। माउंट कोयोब दक्षिणी अंडमान में है, बिल्कुल ठीक है। माउंट डियोवाली उत्तरी अंडमान में, ये गलत हो जाएगा, मध्य अंडमान में है, क्योंकि सैडल चोटी की बात करें तो ये उत्तरी अंडमान में हो जाएगा। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, माउंट थुल्यूर ग्रेट निकोबार, माउंट कोयोब साउथ अंडमान, माउंट डियोवाली मिडिल अंडमान, सैडल पीक नॉर्थ अंडमान। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन बी हो जाना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन 48 कह रहा है इसमें से कौन सा सही है, विच इज़ करेक्ट। सिंधु नदी भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है, और तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगी खम्मन या शेरमुख के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है, जहाँ इसे लांगचेन खम्बम के नाम से जाना जाता है। और चेनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, द इंदस रिवर इज़ द वेस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ हिमालयाज, ये ठीक है। और इन तिब्बत इंदस रिवर नोन है सिंगी खम्मन, ये भी बिल्कुल ठीक है। और द इंदस रिवर ओरिजिनेट इन रकाश ताल, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रकाश ताल से सतलज निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? सतलज निकलती है। ठीक है, ये तो हो गया गलत है, यानी तीसरा ऑप्शन। चेनाब रिवर इज लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस, ये भी गलत है, क्योंकि सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी इंदस की सतलज ही है। यानी जो 3 4 है तो गलत है, पहला दूसरा सिर्फ यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए 49 देख लेते हैं, कौन सा है 49, कौन सा सही है, विच इज़ करेक्ट, ये बताना है आपको इसमें। जब नदियाँ किसी झील या गर्त में सभी दिशाओं से अपना जल बहाती हैं तो इस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्री प्रतिरूप के रूप में जाना जाता है। लाल लैटेराइट मृदाएं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्ष फसलों की खेती के लिए अधिक उपयुक्त हैं। When the river discharge their waste from all direction in a lake or depressions, then this type of drainage pattern is known as centripetal pattern. Red laterite soil are more suitable for the cultivation of crop like cashew in Tamil Nadu, आंध्र प्रदेश and केरल, और थोड़े से महाराष्ट्र वगैरह में भी ये होता है। ठीक है, कौन सा सही है? यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, कोई भी गलत नहीं होगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं 50। ठीक है, विच इज़ करेक्ट, कौन सा सही है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। उष्णकटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ इतनी बारिश होती है 70 से 200।
जल उपलब्धता के आधार पर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। किसमें? मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में। कोपन के तापमान और आर्द्रता के मासिक मानों पर जलवायु वर्गीकरण की अपनी योजना को आधार बनाया था। कोपन हैड बेस्ड हिज स्कीम ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑन मंथली वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तीसरा कह रहा, चौथा, कोपन के अनुसार बर्फीली जलवायु में सबसे गर्म महीने का, बर्फीली जो जलवायु होती है, सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। अकॉर्डिंग टू कोपन द मीन टेम्परेचर ऑफ द वेस्टर्न वार्मेस्ट मंथ इन द आइस क्लाइमेट इज लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा तीसरे में बस गलती है कि कोपन ने जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन करा है वो मंथली वैल्यूज़ देखी टेम्परेचर की और प्रेसिपिटेशन की, बारिश की, है ना, प्रेसिपिटेशन की। ठीक, क्या हो जाएगा? टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। तो यानी आपका तीसरा गलत है और पहला, दूसरा, चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ठीक है, वार्मेस्ट मंथ का देखता है आइस क्लाइमेट अगर 10 डिग्री से कम है। तो ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं कल के लेक्चर में, करेंगे अपना नेक्स्ट फिर 25 क्वेश्चन का टेस्ट। आप देखिए 25 में से इस बार कितने सही कर पाए, अब कमेंट में प्लीज़ बता दिया करिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।